टॉपिक 2 का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, अगर तुम मैप देखोगे ना मिड 18th सेंचुरी का, मिड 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है बेटा? मिड 18th का होता है 1750, ठीक है। 1750 के आसपास अगर तुम यूरोप का नक्शा देखोगे, यू विल फाइंड दैट देर वॉज नो नेशन स्टेट। तो वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नाम की चीज़ नहीं है। अब नेशन स्टेट क्या चीज़ होती है? नेशन स्टेट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्रीज फॉर्म्ड बाय पीपल शेयरिंग अ कॉमन कल्चर, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। यानी कि हम जो नेशन बनाने की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसा कल्चर है, एक जैसी भाषा बोलते हैं। ऐसा तब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जैसा आज हम देखते हैं कि देश बने हुए हैं, वैसे देश नाम की चीज़ नहीं थी वहाँ पर। एज वी नो देम टुडे, जैसा कि हम आज जानते हैं कि कैसे देश में बढ़ गए हैं सब लोग, ऐसा वहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था। वॉट वी नो टुडे एज जर्मनी, जैसे आज हम जर्मनी को जानते हैं, इटली को जानते हैं, स्विट्जरलैंड को जानते हैं, वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। पहले वो किंगडम्स में बटे हुए थे। और काय में बटे थे? वो डचीज में बटे हुए थे। डचीज क्या होते हैं बेटा? डचीज का मतलब होता है टेरिटरीज रूल्ड बाय अ ड्यूक और डचेस। जो टेरिटरी होती है ना, वो ड्यूक या डचेस एक टाइप का राजा ही होता है, और उसको राज्य समझो, ठीक है। इसको मतलब राज्य ही मानो आप। एंड कैंटन्स, ठीक है। कैंटन्स क्या चीज़ होती है? तो भैया सेमी इंडिपेंडेंट रीजन होता है ये। सेमी इंडिपेंडेंट रीजन, जिसका स्पेशली इन स्विट्जरलैंड जो होता है ना, स्विट्जरलैंड के अंदर जो सेमी इंडिपेंडेंट रीजन है उनको कैंटन्स कहते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप का राज्य है, लेकिन नाम अलग अलग। हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, इनके जो रूलर होते थे यानी कि जो भी इनके राजा हुआ करते थे, उनकी खुद की अपनी अपनी टेरिटरीज होती थी। जो भी जिसका जितना कब्जा हो जाए उसको वो अपना मान लेता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, अगर उसकी बात करें अपन, तो वो जो था ना ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, वो ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स के अंडर में था, है ना। ऑटोक्रेटिक मोनार्क क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो रूलर होता है ना, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। बिल्कुल सबसे शक्तिशाली कौन होता है? जो राजा होता है वही सबसे ज़्यादा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसके पास सुपर पावर होती है, सुपर पावर, एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर, उसको क्या कहेंगे अपन? ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, ठीक है। जिसके पास कोई लिमिटेशंस नहीं होती, जिसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। विदिन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, उन टेरिटरीज में की अगर बात करें अपन, तो राजा एक है लेकिन लोग अलग अलग टाइप के रहते हैं, डाइवर्स पीपल रहते हैं। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज ए शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। अब वो जितने भी लोग रहते हैं ना, तो उनकी एक दूसरे से शक्ल मिलती है, ना बातें मिलती है, ना भाषा मिलती है, ना कपड़े मिलते हैं, कोई गाने वाने भी नहीं मिलते उनके। तो वो कभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करते। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो तो भाषाएं भी क्या बोलते हैं? बहुत अलग अलग बोलते हैं। एंड बिलोंग्ड टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, और उनके धर्म भी क्या है? एथनिक ग्रुप भी एकदम डिफरेंट है। द हैसबर्ग Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples। एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर एक राज चलता था, किसका किसका चलता था? हैब्सबर्ग एम्पायर का चलता था, ठीक है। तो ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है ना, इसके बारे में देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हैब्सबर्ग एम्पायर क्या चीज़ है? हिस्टोरिकल एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी एंड वेरियस अदर रीजन्स। तो ऑस्ट्रिया हंगरी और थोड़े आसपास के रीजन्स में जो राज करने वाला एक एम्पायर था, जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। ये क्या था? इसके अंदर अलग अलग टाइप के रीजन्स थे, अलग अलग एरिया थे, और उसके अंदर लोग भी अलग अलग टाइप के थे। कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करता था। इट इंक्लूडेड द alpine regions, the Tyrol, Austria, and uh, Sudeten, Sudetenland, as well as Bohemia, where the autocracy was predominantly German speaking.
देखो यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया भी थे जैसे बोहेमिया हो गया, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जर्मन इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन कुछ दूसरे रीजन्स भी थे जहाँ पर दूसरी भाषाएं बोलते थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भाषाओं के वहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। अब देखो, इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड विनेटिया। यहाँ पर कुछ इटालियन भाषा बोलने वाले इलाके भी उनके पास थे, जैसे लोम्बार्डी और वेनेटिया। In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. हंगरी की बात करें तो वहाँ पर आधी जो पॉपुलेशन है वो तो मेग्यार भाषा बोलती है, और दूसरे जो आधे लोग हैं वो कोई दूसरे डायलेक्ट्स बोलते हैं जो आम जाति जनजातीय मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस होती है वो बोलते हैं। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलिसिया के अंदर जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो एरिस्टोक्रेट लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं बेटा, तो वो बोलते हैं पोलिश लैंग्वेज, ठीक है। अब पहली बात तो एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं, तो वो हाईएस्ट सोशल क्लास होती है, टिपिकली मेड अप ऑफ नोबिलिटी एंड लैंड ऑनर्स। यहाँ पर ज़्यादातर लोग या तो लैंड ऑनर्स होते हैं या फिर नोबल होते हैं, ठीक है। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप, there also lived within the boundaries of empire a mass of subject peasant people, Bohemian and Slovaks to the north, Slovens and Carniola, Croats to the south, and Romans to the east of Transylvania, ठीक है, ट्रांसिल्वेनिया। इन सारे इलाकों में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, यानी कि आप देखो कि मेन जो तीन डोमिनेटिंग ग्रुप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये डोमिनेटिंग ग्रुप ही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, वहाँ पे इतने टाइप के लोग दूसरे भी रहते हैं। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इतने डिफरेंसेस अगर होंगे तो कोई भी कंट्री जो है वहाँ पॉलिटिकली यूनाइट नहीं हो सकती। The only tie binding this diverse group together was a common uh, allegiances, allegiance to the emperor। तो इनमें केवल एक ही बात कॉमन थी कि भैया इन सबका राजा एक है, ठीक है, कॉमन एम्पायर है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी कॉमन चीज़ें नहीं थी। तो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी डाइवर्स चीज़ें थी, और उन डाइवर्स चीज़ों में कुछ भी लोग कॉमन नहीं पाते थे एक दूसरे के साथ, कि हम कैसे रिलेट कर पाए एक दूसरे से, ठीक है। हाउ डिड नेशनलिज्म द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है ये इमर्ज हुआ। तो 2.1 भी कर लेते हैं हम इसमें, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब हम बात करेंगे एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बीच में क्या पंगे चल रहे थे, ये देखते हैं। 2.1 है ये, सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। देखो अगर हम सोशली बात करें, सामाजिक तौर पर, या फिर पॉलिटिकली बात करें, जो एरिस्टोक्रेसी है ना वही डोमिनेंट क्लास थी, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग क्लास कौन सी थी, वो एरिस्टोक्रेसी थी। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। ये जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे, ये चाहे थोड़े बहुत अलग अलग भी हों, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल एक जैसी थी, तो ये एक दूसरे को कनेक्टेड फील करते थे। दे owned estates in the countryside and also town houses। देखो इनके पास ज़मीनें भी होती थी और इनके पास अच्छे अच्छे घर भी होते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। जब भी इनको कोई दो देशों के बीच में दो मतलब आपसी समझौतों की यार इस टाइप की बातें करनी होती थी तो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे। एंड इन हाई सोसाइटी, और जब कभी भी हाई सोसाइटी में होते थे तब भी ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे। Their families were often connected by ties of marriage। इनकी आपस में शादियां होती थी। This powerful aristocracy was, however, numerically a small group। हालांकि ये छोटा सा ग्रुप था, कोई बड़े लोग ज़्यादा लोग नहीं थे नंबर में। The majority of the population was made up of the peasantry। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो कौन थे भैया, किसान थे। To the west, the bulk of the land was formed by tenants and small owners। अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट की तरफ जाएं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग या तो टेनेंट्स थे, किराए की खेती करते थे, या फिर छोटे छोटे लैंड ओनर्स थे, ज़्यादा बड़ी खेती उनके पास नहीं थी। वाइल इन ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स एंड विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। अगर हम ईस्ट की तरफ जाए तो वहाँ पर
जो लैंड ओनरशिप है वो कैसी होती थी, वो या तो बहुत बड़े बड़े स्टेट, ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें, या फिर उन ज़मीनों पर कुछ सर्फ्स काम करते थे, ठीक है। तो मैंने देखो बेटा सर्फ आपको बहुत सी बार समझा रखा है, फिर भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर सर्फ क्या चीज़ है, सर्फ क्या चीज़ है। तो बेटा देखो, जो अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चरल लेबर्स बाउंड टू वर्क ऑन देयर लॉर्ड्स स्टेट अंडर द फ्यूडल सिस्टम। तो कुल मिला के ऐसे किसान जो किसी न किसी तरीके से, एक तरीके से हम कहेंगे बंधुआ, बंधुआ मजदूर टाइप, ठीक है, बंधुआ मजदूर जो बंध कर काम करते हैं कि तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें वहीं पर काम करना पड़ेगा, तो इस तरीके से वो काम करते थे। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, वेस्ट में और सेंट्रल के कुछ पार्ट्स में, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of the town and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई सेंटर में और कुछ वेस्ट के इलाकों में, तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों की एक नई क्लास डेवलप होना शुरू हुई, जिनका कुल मिला के काम ही यही था, उनका मूलभूत एक क्यों है वो, तो इसी वजह से थे कि उनको खाली और खाली क्या करना है, प्रोडक्शन करना है फैक्ट्रीज के अंदर और मार्केट में सप्लाई देनी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। 1750 के बाद यहाँ पर इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई 1780 के 1750 के बाद। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करें और जर्मनी के कुछ स्टेट्स की बात करें, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आते आते वहाँ पर 1800 18th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी यानी 1800 आना शुरू हो गई, ठीक है। हाँ, इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बिगिन। इसके साथ साथ नए सोशल ग्रुप का आगमन हुआ। द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, इसको क्या कहते हैं अपन, वर्किंग क्लास, यानी कि जैसे फैक्ट्रियां बनना शुरू हुई, फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई, उनके अंदर काम करने वाले लोगों की एक अलग ही क्लास शुरू हो गई, जिनको हम क्या कहते हैं, वर्किंग क्लास लोग कहते हैं। अभी तक हम सिर्फ पीजेंट्स जानते थे, ठीक है, सिर्फ पीजेंट्स जानते थे या फिर एरिस्टोक्रेट्स जानते थे या फिर नोबल्स जानते थे, लेकिन ये काम करने वाले लोगों की जो है ना, ये नई अब जो है क्लास डेवलप हुई। एंड मिडिल क्लास इज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। ये जो मिडिल क्लास है इसके अंदर कौन लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी इंडस्ट्रीज है, बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, और प्रोफेशनल्स जो वहाँ पर वर्क करते हैं। तो ये तीन लोग मिडिल क्लास में आएंगे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। अगर हम बात करें या तो सेंट्रल या फिर ईस्टर्न यूरोप की, तो ये जितने भी ग्रुप्स थे ये काफ़ी कम संख्या में थे, स्मॉलर नंबर में थे। कब तक, जब तक 19th सेंचुरी चली, यानी कि 1800 से लेके 1899 तक, ठीक है, जब तक ये बहुत कम संख्या में थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड liberal middle classes that the idea of national unity followed and abolition of aristocratic privileges gained popularity। ये जो पढ़े लिखे लोग थे ना, इट वाज अमंग द एजुकेटेड, और ये जो उदारवादी सोच रखते थे, लिबरल मिडिल क्लास थी, इन्हीं के अंदर से नेशनल यूनिटी की जो भावना है वो डेवलप हुई, और एरिस्टोक्रेसी को हटाने की और इनके जितने भी अधिकार हैं, प्रिविलेजेस, उनको ख़त्म करने की बात शुरू हुई और पॉपुलर होना शुरू हुई। तो आपका 2.1 तक कंप्लीट हो गया। इस पर बेस्ड एक टेस्ट है, उसको आप सॉल्व करिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।